कि जब विधायक स्वयं आईसीयू में घूम रहा है, विधायक स्वयं हर वार्ड में जा रहा है, नाली साफ कर रहे हैं, हम लोग जरूरत पड़े तो लेटरिंग भी साफ कर रहे हैं, क्योंकि हम पीपी किट पहन के जाते थे। कई पेशेंट तो हमको पहचानते ही नहीं थे कि हम कौन हैं। अरे वो समझते वार्ड बॉय, अरे वो उठा के लाओ बाल्टी हमारी, अरे वो बाथरूम साफ कर दो यार, और तुम क्या कर रहे हो यार, इतनी देर हो गई, मेरा सिलेंडर खत्म हो रहा है। हाँ भाई सब कर रहे तो ऐसा कर करके करना। फिर डॉक्टर जो आए तो उनको डॉक्टर को मैं परिचय करवाता था। लेकिन इस महामारी में इंसान को इंसानियत पता चल गई और हमें लगा कि मानव सेवा है, हमने जन्म लिया, इसको कैसे भी करके मानवता दिखाएं और मानव सेवा करना ही हमारा धर्म है। ये बात सही है, कांग्रेस का कहना जायज़ है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस कोरोना महामारी में उसका अवसर का लाभ लेना चाहे वो उनको नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने जो भ्रांतियाँ फैलाई, लोगों को घबरा दिया, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, वैक्सीन मत लगवाओ, वैक्सीन से मरेंगे, फलाना होंगे, और उन्होंने जनता की मदद नहीं की, उन्होंने अपनों की मदद नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, मैंने तो कांग्रेस के भी ऐसे अच्छे वरिष्ठ लोग कार्यकर्ताओं की मदद की है। मेरा जान बचाने का उद्देश्य है, जो मेरी जनता है, जो मेरे लिए भगवान है। आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। कुछ दिन पहले हमने ऑक्सीजन मैन प्यारे खान का इंटरव्यू आपको दिखाया था, जो कि नागपुर से बिलोंग करते थे। आज हम सिवनी के ऑक्सीजन मैन, यहाँ के विधायक माननीय श्री दिनेश राय मुनमुन से आपकी मुलाकात कराते हैं, जिन्होंने कोविड में बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की है। आइए बात करते हैं हम दिनेश राय मुनमुन सर से। दिनेश सर, आपका इंडिया फैक्ट न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, कोविड काल सिवनी में कैसा रहा और आपने क्या क्या मदद की लोगों की? देखिए, इस बार जब दूसरी लहर आई कोविड की, निश्चित है इस कोविड की दूसरी लहर में हम डॉक्टरों को भगवान मानते थे जी, कि वो हमारे भगवान हैं। लेकिन इस बार की जो महामारी थी, इसमें हमारे भगवान भी नहीं बचे। हमारे कई नर्सें, कई डॉक्टर, 10 डॉक्टर सब कोविड के शिकार हो गए, बीमार हो गए। और एक मैं कह सकता हूँ कि इस महामारी में कुछ समय तो ऐसा 15 दिन से 20 दिन का जो समय था, अप्रैल के पहला हफ्ता निकलते निकलते पूरा अप्रैल और 15 मई तक ऐसा लगने लगा कि ईश्वर है भी कि नहीं, सरकार है भी कि नहीं, हम जनप्रतिनिधि कोई काम के, या फिर ऐसा लगने लगा कि हमारी औलाद हमारे काम आएगी, हमारे माँ बाप काम आएंगे। मतलब हर व्यक्ति को एक दूसरे को पहचानने समझने में कई भी क्षमता खत्म हो गई। सबसे विश्वास उठ गया कि सरकार, भगवान भी हमारी नहीं सुन रहा, सरकार भी हमारी नहीं सुन रही, विधायक मैं हूँ, मुझे भी हमारी नहीं सुन रहे। क्योंकि उस समय जिस तरीके से आपाधापी कोरोना की महामारी एकदम विकराल रूप लिया, मतलब ये था कि जो व्यक्ति मददगार था वो भी कोरोना के संक्रमण हो गया। इस महामारी में मैंने अपने बड़े भाई जो नगर परिषद के अध्यक्ष लखनऊ उनके हैं, 23 अप्रैल को उनका भी निधन हुआ। मैंने दूसरे दिन उनकी खारी उठाई, तीसरे दिन से फिर मैं हॉस्पिटल आया लगातार पीपी किट पहन के, क्योंकि कहीं ऑक्सीजन कमी, लोगों को जगह पहले हमको बेड दिलाओ, बेड दिला दिए तो ऑक्सीजन दिलाओ, ऑक्सीजन दिला दिए तो रेमडेसिविर दिलाओ। ऐसी आपाधापी, इतनी परेशानी, और हर व्यक्ति का ये मानना था कि डॉक्टर नहीं आ रहा है, नर्स नहीं आ रहा है। तो फिर हम स्वयं बार बार पीपी किट पहन के अंदर जाते थे, नर्सों से उनका परिचय कराएं, डॉक्टरों से कराएं, क्यों पीपी किट में कई डॉक्टरों को पहचान नहीं पा रहे थे। और हमें ऐसा लगा कि हम शासकीय तंत्र और सरकार पे हम विश्वास कर रहे हैं कि वो हमको ऑक्सीजन दिलाए, हमको रेमडेसिविर दिलाए, दवाई दिलाए। तो ऐसा उस समय पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था। तो हमें लगा कि विधायक होने के नाते हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यह मौका हर व्यक्ति को मिलता नहीं है। विधायक तो बहुत भी बन सकते थे यहाँ से, लेकिन लोगों ने मुझे चुना है। तो इस महामारी में अगर मैं उनके काम नहीं आया तो मेरा जीवन ही बेकार, और मेरे जैसे व्यक्ति को उस पद में रहना भी नहीं चाहिए। तो हम लगातार उनकी समस्या को अपनी विधायक निधि दिया 1 करोड़ में। सबसे पहले मैंने, आलोचनाएं होती गई, आलोचना का हमने ध्यान नहीं दिया कि कौन क्या बोल रहा है। उससे पूरा सामान खरीदा, आवश्यक ऑक्सीजन की मशीनें खरीदी, यहाँ तक आवश्यकता पड़ी कि हमने दवाइयाँ भी खरीदी। सरकार से दवाइयाँ उपलब्ध हो रही थी, वो नाकाफ़ी हो रही थी। कॉरपोरेशन में ऑर्डर इनके सरकारी बुक थे, लेकिन वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। तो लोकल मार्केट से परचेज करके सब करके हम लोगों ने किया। लेकिन इस आपाधापी में लोगों का ये मानना था कि हमको कैसे भी जीवन बचे, जब यहाँ के हम अपने लोगों को बचाना चाह रहे। किसी को जबलपुर में बेड चाहिए, किसी को भोपाल में चाहिए, किसी को रायपुर में चाहिए, गोंदिया, फिर नागपुर लगा हुआ, छिंदवाड़ा,
लेकिन हर जगह ऑक्सीजन गाड़ियां जा रही खाली लौट रही। उनका सर वो तो वहाँ के कलेक्टर साहब का कहना कि हमारे जिले में हमको आवश्यकता, हम आपको नहीं दे सकते। ऐसी आपाधापी में मैंने देखा माँ बाप को औलाद छोड़ के चली गई, औलाद को माँ बाप छोड़ के चले गए, नाते रिश्तेदार खड़े होने को तैयार नहीं, क्योंकि ये महामारी सबको एक साथ खाने को बैठी हुई थी। तो उस समय मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था कि मैं पीपी किट पहन के या मैं लगातार अस्पताल इसलिए जाऊं जो डॉक्टर वास्तव में ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, जो नर्सें ईमानदारी से नहीं आ रही हैं, लेकिन जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाना और वहाँ रहना, और जो थोड़ा बहुत मक्कारी कर रहे हैं तो उनको भी टाइट करना कि जब विधायक स्वयं आईसीयू में घूम रहा है, विधायक स्वयं हर वार्ड में जा रहा है, नाली साफ कर रहे हैं, हम लोग जरूरत पड़े तो लेटरिंग भी साफ कर रहे हैं, क्योंकि हम पीपी किट पहन के जाते थे। कई पेशेंट तो हमको पहचानते ही नहीं थे कि हम कौन हैं। अरे वो समझते वार्ड आए, अरे वो उठा के लाओ बाल्टी हमारी, अरे वो बाथरूम साफ कर दो यार, और तुम क्या कर रहे हो यार, इतनी देर हो गई, मेरा सिलेंडर खत्म हो रहा है। हाँ भाई सब कर रहे तो ऐसा कर करके करना। फिर डॉक्टर जो आए तो उनको डॉक्टर को मैं परिचय करवाता था। देखिए आप कह रहे 2 दिन से डॉक्टर नहीं आए, ये डॉक्टर कल आए थे, बोले हाँ ये तो देखे थे। तो भाई तो लोगों को संतुष्ट मिलता नहीं, डॉक्टर हमको देख रहा है, नर्सें हमको देख रही हैं, उससे कि वो जो ईमानदार डॉक्टर नर्सें वार्ड आए और वहाँ पे काम करने वाले जो थे उनका सम्मान बढ़ रहा था, और जो मक्कारी कर रहे थे उनकी हम लगातार मीटिंग लेके जिला कलेक्टर महोदय, हमारे जिला पंचायत सीओ, मैं भी स्वयं वहाँ समीक्षा बैठक करता था, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई के निर्देश करता था। चाहे उनका वेतन रोको, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनको सार्वजनिक करो। जो सरकारी ड्यूटी में होकर डॉक्टर, नर्सें या हमारे कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे कोरोना महामारी में अपनी मौत की चिंता कर रहे हैं तो वो भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो वो थे जो इस बार डॉक्टरों ने जिन्होंने अपने आप को आहूत कर दिया। कितनी नर्सें, कितने डॉक्टर, कितने परिवार के लोग खोए। इसलिए हमें लगा हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम स्वयं अपने आप को वहाँ निछावर करें, हम अपनी ड्यूटी करें। इसी के लिए लोगों ने बनाया है। जनता के हम एक्चुअल में सेवक हैं, ना कि हम मालिक। हमारा ये भी कर्तव्य था कि हम व्यक्तियों के सुख में अगर खड़े होते तो दुख में भी हम उतने ही सहभागी बने। अच्छा, एक सवाल चीनी वालों के मन में ये भी रहा इस कोविड काल में कि यहाँ पे अगर मेडिकल कॉलेज होता, मेडिकल व्यवस्था होती तो इतनी ज़्यादा आपदा नहीं आती। इस पे आपका क्या कहना है? निश्चित है मेडिकल अगर कॉलेज यहाँ होता हम और सुविधा मुहैया कराते। ये हॉस्पिटल हमारा अगर बहुत पहले बन गया होता या मिल गया होता, निश्चित है कि हमको दूसरे जिलों का मुँह नहीं देखना पड़ता। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मौतें रुकती हैं या फिर मेडिकल कॉलेज से ही सब कुछ हो जाता है, क्योंकि हमारे निकटतम छिंदवाड़ा जो मेडिकल कॉलेज था वहाँ हमने यहाँ से बहुत लोगों को पहुँचाया, लेकिन सब में ज़्यादा मौतें छिंदवाड़ा में हुई, सब में ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में ही हुई। तो अब उसका मैं ये नहीं बोल सकता कि वहाँ क्यों हुई, क्योंकि मैं तो उसका रीज़न भी समझता हूँ कि पूरे चारों जिलों से लोग आ रहे हैं। जो ज़्यादा सीरियस होता था उसको रेफ़र किया जाता था, इसलिए मौतों की संख्या ज़्यादा थी। जो ज़्यादा गंभीर नहीं थे तो वो हमारे यहाँ ठीक हो रहे थे। लेकिन इस महामारी में इंसान को इंसानियत पता चल गई और हमें लगा कि मानव सेवा है, हमने जन्म लिया, इसको कैसे भी करके मानवता दिखाएं और मानव सेवा करना ही हमारा धर्म है। और हमने अपने आप को तो जितना बन सका करने का प्रयास किया, कर्तव्य था करने का काम किया। अब ये जनता का कितना हम लोग सुविधा दिला सके ये उतनी मायने नहीं रख रही थी, लेकिन जितना मनोबल बढ़ाने का काम करने का काम हमने, हमारे जिला अधिकारियों ने, हमारे पूरी टीम ने, और भी सब हमारे ज़िले के कई संगठन ऐसे हैं जिन्होंने भी आगे बढ़ के, समाज सेवी लोग थे जिन्होंने भी कोई ना कोई रूप से लोगों की मदद की है। यहाँ तक कि हमने देखा इस कोरोना महामारी में लोग जान बचाने के लिए मेरे से मदद तो मांग रहे थे, लेकिन जिनकी मृत्यु हो गई उनके परिवार के लोग ये कहते थे भैया 3 डेड बॉडी इस गाड़ी में रख गई है और 6 बज गए, अगर हमारी बहन या हमारे रिश्तेदार हैं, अगर इनकी बॉडी आप रखा दोगे तो हम दिन क्षेत्र मतलब उजेले उनका संस्कार कर देंगे। ये हिंदुओं की रीत वो है कि हम इनका अंतिम संस्कार दिन में करना चाहते हैं। लेकिन विडम्बना देखिए आप, कुछ लोग ऐसे लोग भी थे जो बाहर जिले से आए, बाहर प्रदेश से आए, उनका निधन हो गया, उनको आगे दे दी गई, लेकिन उनकी महीना 1.5 महीना से उनके शरीर के जो अस्थियां थीं उसको संकलित करके विसर्जन करने वाला कोई नहीं आया। ये हमें बड़ा दुखदाई लगा कि हो सकता है उनके परिवार ही पूरा नष्ट हो गया, हो सकता है कि कोई दूसरे वहाँ महिला हो, विधवा बेचारी नहीं आ सकती, या बुजुर्ग माँ बाप हो इसलिए नहीं आए। कुछ तो नाकारा लोग भी थे जिन्होंने अपने घर के लोगों की मट्टी उनको सुपुर्द कर दिया शव वाहन में और जाके फिर देखने नहीं गए। तो ऐसे लोगों का भी हमने कम से कम 15 लोगों का तो पूरा शरीर मिला, अंग मिले,
उनको हमने कलश में रखा, और कम से कम 20 से 25 लोगों के ऐसे जो जानवरों ने भगरा दिया था, तूफान ने भगरा दिया, पानी ने भगरा दिया, उनको भी संकलित करके यहाँ माँ बेन गंगा है, यहाँ की मान्यता है उन्हीं की कि उस बेन गंगा में उनके अस्थियों को विसर्जित की जाए। उसको कैसे उनको कर्मकांड करके हिंदू रीति रिवाज से उनका सब कराया कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उस काम को भी करने का मैंने प्रयास किया। वो भी मेरे लोगों ने मुझे बताया कि भैया जी अस्थियाँ डली हैं, अगर हिंदुओं की अस्थियों को विसर्जित नहीं किया जाएगा, उनकी दिन 13 10 उनकी बरसी और ये सब नहीं करेंगे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो वो काम भी मैंने अपने स्वयं करने का प्रयास किया हूँ और पूर्ण करके उनको मैंने अंतिम में विसर्जित भी किया। ब्राह्मणों को 13 ब्राह्मणों से बुला के पूरा कर्मकांड कराया, उनका वहाँ पर पूरा रीति से पूरा संस्कार हुआ, कन्या भोज सब करा के एक उनको आत्मा को शांति पहुँचाने का काम करा है हम लोगों ने। सर, आपने कोविड काल में ऑक्सीजन गैस, दवाइयाँ, बेड, बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल में प्रोवाइड करने का बहुत प्रयास किया और मीडिया ने भी उसको बढ़ चढ़ के कवर किया, लेकिन कुछ विपक्षी नेताओं ने ये भी किया है या आरोप लगाया उस पर कि ये हमारे काम के ऊपर दिनेश सर ने टैग लगा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो अभी कम से कम 3000 लोगों का सम्मान किया कि आपने कोरोना काल में अच्छा काम किया। सभी दल, हमने तो हर समाज के लोगों का सम्मान किया जो भी काम कर रहे थे। क्वेश्चन ऐसा सर, जैसे विपक्ष में जो पार्टी है, कांग्रेस हुआ और भी बहुत सारी पार्टी, उनका आरोप है कि हमने वो काम किए थे और दिनेश सर ने अपना नाम लगाया। नहीं, कहीं नहीं, मैंने अपना कहीं नाम नहीं लगाया, ना मैंने कहीं बोला कि जी मैंने कराया। मैं तो अपना कर्तव्य था, मैंने जो किया हूँ वो जनता को दिखा। आप वेंटिलेटर को उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, हमने बाईपैक्स मशीन ला के तत्काल मार्केट से वो उपलब्ध करवाई। ऑक्सीमीटर जैसी चीज़ें नहीं थी, ऑक्सीजन की मशीनें नहीं थी, वो सब हमने उपलब्ध कराई। हाँ, ये बात सही है, कांग्रेस का कहना जायज़ है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस कोरोना महामारी में उसका अवसर का लाभ लेना चाहे वो उनको नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने जो भ्रांतियां फैलाई, लोगों को घबरा दिया, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, वैक्सीन मत लगवा, वैक्सीन से मरेंगे, फलाना होंगे, और उन्होंने जनता की मदद नहीं की, उन्होंने अपनों की मदद नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, मैंने तो कांग्रेस के भी ऐसे अच्छे वरिष्ठ लोग कार्यकर्ताओं की मदद की है। मेरा जान बचाने का उद्देश्य है, जो मेरी जनता है, जो मेरे लिए भगवान है, इनकी अगर हम जान बचा लेते तो हमारा जीवन धन होगा। कांग्रेस तो सिर्फ घर में बैठ के सिर्फ अपना व्हाट्सएप में और अपना सोशल मीडिया में जितनी आलोचना कर सकते थे वह काम किया, वो सामने निकल के नहीं आए। हाँ, लेकिन अब समय आ रहा है नगर पालिका चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, तो अब निश्चित है कि कांग्रेस के भाई बाहर निकलेंगे और अब फिर से वो अपनी राग बताएंगे। हम तो ये जानते हैं जिसने जो कर्म किया वो सामने दिखेगा। अगर मैंने वास्तव में उनने कोई अच्छा काम किया, उसको मैंने अगर अधिकृत किया, तो जनता के सामने है। लेकिन मेरा यही था कांग्रेस के दोस्तों से कि मौत में राजनीति मत करो आप। समय किसी के साथ नहीं चलता, समय अपनी गति से चलता है। जिसने जो किया वो भोगेगा। मैंने अगर बुरा किया तो मैं भोगूंगा, आपने जो कर्म किया वो भोगेंगे। लेकिन आपने इतना गंदा माहौल इस शहर का बनाया था, जिले का बनाया था, जिसके वजह से भी बहुत लोगों की जान में पड़े आई थी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय मोदी जी का, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने रात दिन प्रयास करके ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, दवाइयाँ उपलब्ध कराई। मैं बताना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को, हम लोग रात को 1:30 2 बजे तक भी फ़ोन लगाते थे, हमारा फ़ोन उठाते थे। शुरू के 7 दिन जब क्राइसिस थी, जब सीएम साहब का डेली फ़ोन आना, इमरजेंसी में हमको फ़ोन करना, फिर आखिरी के 15 दिन तक जब स्थिति नियंत्रित आई तो उनके OSD लगातार रोज़ सुबह शाम पूछना क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। मैं मानता हूँ ऐसे समय में सरकारें अपना काम करती हैं, मुख्यमंत्री अपना काम करते हैं, विधायक अपना काम करते हैं, मंत्री करते हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री अकेले नहीं थे, ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रत्येक परिवार के सदस्य बनकर उन्होंने काम किया है। उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, जैसे कि अभी थर्ड लहर आने की चला रहा है, तो उसके लिए अभी से आपने क्या तैयारी करके रखे सीने के लिए, और वैक्सीनेशन के क्या माहौल है सीडी में? देखिए, जो तीसरी लहर बताया जा रहा है कि बच्चों को भी आ सकती है, हो सकता है कि ये तीसरी लहर नए सिस्टम से जाए, बच्चों को समझ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग युवाओं को फैले जाके। पहली लहर में तो बुजुर्गों को जाते देखा, दूसरी लहर में हमने युवाओं को जाते देखा, अब तीसरी लहर बच्चों के लिए बोलता हूँ। मैंने तो माइक ले लेके कम से कम 300 गाँव में लोगों को जागृत किया कि आप वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लग जाएगा तो मौत से बचना निश्चित हो जाएगा। आज जब हमारा जिस तरीके से हमारा जब 21 तारीख को वैक्सीन का
चला था उसमें हमारा सिवनी में जो 20,000 करीब लगना था, जिसमें 27,000 लगे। और आज तो यह स्थिति है, इतना जागृत हो गया है कि जहाँ 200 वैक्सीन जाती है वहाँ 500 लोग खड़े होते हैं। अब हम लोग वैक्सीन उनको पहुंचाना, मुहैया कराने में हमको पसीना आ रहा है कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए। जनता समझ चुकी है, जो भ्रम फैलाया था विरोधियों ने वो भ्रम खत्म हो चुका है। हर आदमी जानने लगा वैक्सीन ही हमारा इस कोरोना महामारी में हथियार है, जो हमको सुरक्षित रखेगी, हमारे जीवन की रक्षा करेगी, हमारे परिवार करेगी। और अगले समय के लिए हम वैक्सीन की पूरी तैयारी है कि आने वाली 1 तारीख और 3 तारीख को हम लोग वैक्सीन लगाएं। एक आपका प्रश्न है वास्तव में तीसरी लहर के लिए लगातार हम लोग जिस लहर के खत्म होने के बाद बैठक लगातार हॉस्पिटल में अपने दिशा की बैठक, अपने मंत्री और सांसद जी के साथ बैठक ले रहे हैं तीसरी लहर के पहले, क्योंकि पिछले बार जो लहर आई थी उसमें दवाइयाँ, रेमडेसिविर और इंस्ट्रूमेंट मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन बच्चों का मामला अगर आएगा, एक छोटी सी बात है, ऑक्सीजन में जो मास्क लगता है वो बड़ा लगता है, अगर 2 महीने का बच्चा उसके लिए छोटे सा मास्क लगेगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने कहा कि पहले ही आप परचेज करके रख लीजिए, दवाई परचेज करके रख लीजिए। उनको ऑर्डर भी करा दिया, कुछ चीज़ें आ भी गई, आने जा रही हैं। हमारी निधि जो थी उसमें से और राशि हम बचा के रखे 40 लाख की, उस लहर के पहले आप सामान ले लें, भले वो 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाए, डेट हो जाए, वो हमारा नुकसान कहलाए। लेकिन अगर इस बीच में कोई महामारी आ गई तो हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए लगातार हम लोग 50 बेड और अतिरिक्त बढ़ा रहे हैं और हमारे 250 बेड में ऑक्सीजन लग चुकी है। अब हम कह सकते हैं पहले से हम लोग बहुत बेहतर है और उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर ईश्वर करे ना आए, और आ गई कोई ऐसी खुदा ना खास्ता तो उनको हम सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं ये निश्चित कह सकता हूँ, ये महामारी है, ना इसमें सरकार ना जनतंत्र, कोई तंत्र काम नहीं आता। महामारी हर आदमी को कष्टदायक होती है, लेकिन जो कर्तव्य सरकारों का वो सरकार कर रही है, जो हमारी ड्यूटी है वो हमें करना है। और समाज अपना काम कर रहा है, समाज के बहुत लोग आगे बढ़ के इस बार कोरोना महामारी में सामने आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी 2 मिसेस की बहनें हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि जीजा जी को रोको न जाए, कोविड बहुत खतरनाक है। मेरे बच्चों ने हमको रोका, हमारे जिलाध्यक्ष जी को बिटिया है वो भी उनको रोकती थी कि नहीं मत जाओ आप बाहर निकले। लेकिन हम लोग लगातार गए। समय ऐसा है, पारिवारिक भी हम लोगों में मामले आए कि बच्चों ने और मिसेस ने हमसे भी मुंह फेरने का प्रयास किया कि पापा आ रहे हैं, पापा पहले आप बाहर ना आइए, और पापा आप कमरे में रहिए, हम लोग आपके साथ कमरे में नहीं बैठ सकते क्योंकि आप संक्रमित हो सकते हो। तो हम लोगों को, मम्मी को, किसी को प्रॉब्लम ना आए। कुल मिला के हर परिवार में की समस्या थी। जो व्यक्ति बाहर निकल रहा था वो जनता की जान तो बचा रहा था, लेकिन अपनी जान को भी खतरे में डालकर लोगों की सेवा कर रहा था। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, सिवनी के दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं निश्चित बोलना चाहूँगा, सिवनी के दर्शक, सिवनी की जनता, इस महामारी कोरोना काल में कुछ समय के लिए तो भगदड़ घबराहट हुई, लेकिन स्वयं जागृत हुई और स्वयं अपनी ताकत से निकल के आई। जिस तरीके से लॉकडाउन में सिवनी की जनता ने अपना धन बल सब नुकसान करके, अपनी रोजी रोटी से खिलवाड़ करके, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर जिस तरीके से साथ दिया, जिसके कारण आज हम कह सकते हैं 100% तो नहीं, लेकिन हम नियंत्रित कर चुके हैं कोरोना। और आने वाले समय से बचने के लिए भी यही सहयोग जनता ने जो दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सिवनी की जनता का। और निवेदन करता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर पालें, दुकानों में भीड़ ना करें, और हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर लगवा ले, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। और कोरोना को हल्के में न लीजिए। पिछले बार जो लिया है, जिसके दुष्परिणाम हर परिवार ने, हर समाज ने, हर मोहल्ले ने किसी न किसी को खोते देखा है, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए मेरा निवेदन कि सब सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। तो देखा दोस्तों, आपने दिनेश सर ने बताया कोविड काल में उनकी पार्टी ने कैसे काम किया और आने वाली थर्ड जो लहर है उसके लिए वो क्या तैयारी कर रहे हैं। हम दिनेश सर से आगे भी और मुलाकात करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।